नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खीरा। दोस्तों, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस की क्लास चल रही है जिसमें हम फॉरेस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और टॉप 10 एमसीक्यू रहते हैं जिसमें हम उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं जिससे फर्दर और क्वेश्चन बनते हैं। छठवां लेक्चर है बेसिकली ये। 6 लेक्चर हो चुके हैं, छठवां लेक्चर है ये। 5 लेक्चर हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। उससे पहले दोस्तों आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फॉरेस्ट मेंस की स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे हाई करके मैसेज भेज सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आता है या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया जाता है। चलिए, इसके साथ साथ दोस्तों दिवाली का जो ऑफर चल रहा है कोर्सेज में सभी 31 अक्टूबर तक है। और फॉरेस्ट मेंस का कंप्लीट कोर्स 3599 में, एमपीपीएससी मेंस का इंग्लिश मीडियम बैच 5599 में, व्यापम फाउंडेशन 799 में चल रहा है। तो अभी जाइए और जल्दी से परचेस कर लीजिए, फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी 31 के बाद। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया वाज एनेक्टेड। पहला पर्यावरण कानून जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया भारत में, है ना? तो आप सभी को पता है पहला जो कानून था वो 1986, जी हाँ, 1986 को लागू किया गया था। बेसिकली 1986 को लागू किया गया था, है ना? इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 9 जनवरी 1986 को लागू किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसके बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लागू किया था इसको। इसके साथ साथ मई 1986 में बेसिकली क्या हुआ, ये इनेक्ट हुआ था और उसके बाद 19 नवंबर 1986 में ही क्या हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। कितने चैप्टर हैं? 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर हैं। सेक्शन कितने हैं? 26 सेक्शन है। क्वेश्चन यहाँ पे 100% बनेगा एग्जाम में, है ना? इसको याद रखिएगा फैक्ट को। इसके बाद ये एक्ट जो है जनरली भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसके बाद ही ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स में आया था कि डिमांड उठ गई थी, है ना? बेसिकली, है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था, आर्टिकल 253, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच एम्पावर टू यूनियन गवर्नमेंट टू एनेक्ट द लॉ, गिव इफेक्ट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन बाय द कंट्री, है ना? तो आर्टिकल 253 याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा द पर्पस ऑफ दिस एक्ट जो था बेसिकली आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट पे, उसको इम्प्लीमेंट करने का था मेन ये एक्ट का पर्पस। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन मोटो था, क्या क्या था? प्रोटेक्शन। सबसे मेन मोटो था प्रोटेक्शन। दूसरा था इम्प्रूवमेंट। किसमें भैया? ह्यूमन एनवायरनमेंट पे इम्प्रूवमेंट करना। साथ में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करना। जैसे भोपाल गैस कांड एक क्या था, ह्यूमन एरर के कारण हुआ था, है ना? तो ऐसी चीजों को पहले से रोकने के लिए या फिर उसको स्ट्रिक्ट वैल्यू में फॉलो करना था। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक्ट जो था एज ए अम्ब्रेला legislation that provide the framework to environmental regulation of इंडियन डिजाइन। तो बेसिकली एक अम्ब्रेला की तरह था जो कि एनवायरमेंटल को हमारे क्या करता, फ्रेमवर्क प्रदान करता बेसिकली, है ना? और जाहिर सी बात है, इतनी मेजर इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबको वो क्या कर रहा था, बेसिकली रेगुलेट करता। ठीक है, इसके साथ साथ ये बेसिकली आप क्या कहता, सेंटर के साथ साथ क्या है, स्टेट अथॉरिटी के अंदर भी ये क्या किया गया, बेसिकली बनाया गया। इसके अंतर्गत फिर छोटे छोटे लॉ आए, जैसे वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, है ना? तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी देखने को मिली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ड्राफ्टेड इन विच ईयर? फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो ये था 1865 का, है ना? 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट था यही पहला था। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, है ना? तो 1865 1865 का जो एक्ट था, उसी समय पर इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था 1864 में, है ना? ताकि फॉरेस्ट को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में अच्छे से ला सके, है ना? उसके अलावा रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, पॉलिसी बनाई गई थी, है ना? और बेसिकली इन्होंने क्या किया था, कोई भी लैंड जो था, लैंड कवर विद ट्रीज, गवर्नमेंट फॉरेस्ट का बना दिया था कि भैया जहां पर पेड़ है वो गवर्नमेंट की हो गई, है ना? इसके बाद फिर इसे अमेंड किया गया 78 में, है ना? बेसिकली इसमें क्या किया गया, जो वास्ट लैंड थे उनको भी फॉरेस्ट की डेफिनेशन में डाला गया। जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि थी, उनको भी इसमें डाला गया।
फिर आपका एक्ट क्या चला, इसमें रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को लाया गया, है ना। उसके बाद जो लोकल के पहले राइट्स थे, जो आदिवासी लोग थे जहाँ लोकल थे, उनको रिफ्यूज कर दिया गया उनके राइट्स को, है ना। तो ये चीजें इस एक्ट में हुई। उसके बाद फिर आप देखेंगे जो हमारा फॉरेस्ट था उसको क्लासिफाई किया गया रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में और विलेज फॉरेस्ट में। तो ये आपका इसी एक्ट के द्वारा हुआ। उसके बाद ये फर्दर अमेंड हुआ और 1927 का एक्ट आया बेसिकली, है ना। बेसिकली इसमें क्या था, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा था बेसिकली, है ना। इसके अलावा इसमें कंट्रोल काफी ज्यादा आ गया था, और जो दूसरे लोग थे वो फॉरेस्ट में उतना यूज नहीं कर पा रहे थे, उनका यूज कम हो चुका था, है ना। तो यहाँ पर चीजें बहुत सारी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, वन महानिरीक्षक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में है ना। नई दिल्ली में है फिलहाल इसका मुख्यालय। क्वेश्चन आ सकता है ये, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले जब शुरू हुआ था तो इसका मुख्यालय देहरादून हुआ करता था, है ना, जब आपका इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई। और डॉक्टर ब्रेंडिस जो थे बेसिकली पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बने, है ना, फर्स्ट थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्रो इकोनॉमिकल जोन इन इंडिया, भारत में कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 15। टोटल 15 ऐसे क्षेत्र हैं जो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहलाते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन 1988 में प्लानिंग कमीशन जब आया, है ना, तो उसने क्या किया, ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटजी लाई, और उन्हीं की अप्रोच से क्या हुआ, लॉन्ग टर्म रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी को लेके एक कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद ये लाया गया। तो लेट 19 और 18 के अप्रॉक्स में, है ना, ये हमने अचीव किया। और रीजनल डिवीजन पूरा हमने जो क्षेत्र है उसमें ये बनाया। टोटल कितने बनाए, 15 एग्रो क्लाइमेट जोन बनाए, है ना। और इसका काम क्या था, और ये पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में फैले थे, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉइल टाइप, क्रॉप, ये सब पूरा देख रहे थे, है ना। उसके अलावा 15 जोन याद रखिएगा, और इसको हम सब डिवाइड करेंगे तो कितने में आएगा, 73 सब जोन है ना। तो 15 तो एग्रो क्लाइमेट जोन है, उसको फर्दर आप क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे तो 73 सब जोन होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सेंटर वाज इनिशियली नोन एज, जो विश्व कृषि वानिकी केंद्र, उसके शुरू में किस रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा उसे जाना जाता था ICRAF के नाम से, है ना। ICRAF के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री को पहले, है ना। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केनिया में है हेडक्वार्टर। क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल 2022 में इसके डायरेक्टर हैं टोनी साइमंस। टोनी साइमंस के डायरेक्टर हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो जाहिर सी बात है ये ब्रांड नेम है किसका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म ICRAF। ICRAF, ये याद रखिएगा, इसी को वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। 1978 में इसे फाउंड किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बेसिकली क्या है ये, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की और नेचुरल रिजर्व्स की। इसके अलावा टोटल 15 एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है ग्लोबल नेटवर्क में, है ना, जिसको हम CGIAR कहते हैं। 15 जो हैं इसके सेंटर हैं जिसे CGIAR कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, अभी शॉर्ट फॉर्म में ही देगा एग्जाम में, NRCF यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, याद रखिएगा। ये जो है आपका कहाँ पर है दोस्तों, झांसी में है। कहाँ पे है, झांसी में है। इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। 8 मई 1988 को इसको स्टेब्लिश किया गया था बेसिकली, है ना। इसके अलावा ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के अंतर्गत आता है बेसिकली, है ना। और जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर दूर है
झांसी के पास से, और इसको हम कृषि वानिकी केंद्र के नाम से भी जानते हैं बेसिकली। इसके अलावा अब इसका नाम लेकिन क्या हो गया, याद रखिएगा, अब इसका नाम है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कभी क्वेश्चन आ जाए आपको सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये वही है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो NRCFE है बेसिकली, जिसका नया नाम क्या हो गया है, नया नाम हो गया है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन ऑन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये लेटेस्ट डाटा पे क्वेश्चन होता है हमेशा, अगर नहीं दिया है मेंशन इसमें तब भी आप लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे 2021 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, है ना। तो बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि प्रतिशत के उस केस में, मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था तो मैंने उसमें टोटल एरिया के केस में बताया था, तो वो हमारा MP था। लेकिन परसेंट के केस में जो नंबर 1 पे है वो कौन है, मिजोरम है। याद रखिएगा, मिजोरम नंबर 1 पे परसेंटेज के केस में, है ना। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टोटल अगर देखेंगे तो 80.9 मिलियन हेक्टर जो है हमारा क्या फॉरेस्ट है, और टोटल परसेंट ये जो बता रहा हूँ 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे बता रहा हूँ, है ना। 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके आधार पर ही हम देख रहे हैं बेसिकली, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जैसे जैसे आप जाएंगे तो अभी आगे चलेंगे तो 2023 की रिपोर्ट आएगी, फिर 2025 की रिपोर्ट आएगी, है ना। द्विवर्षीय रिपोर्ट होती है फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप सभी को पता है ना। तो उसके आधार पे चलता जाएगा। अभी फिलहाल 2023 तक जो भी एग्जाम होंगे उसमें यही रिपोर्ट मान्य रखेगी। बात करते हैं 2019 के कंपैरिजन में, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ अगर टोटल उसमें देखें फॉरेस्ट कवर में देखें तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जबकि ट्री कवर की बात करूं तो 721 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट में बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट के मामले में, 647 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तेलंगाना, और थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा, जिसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे है फॉरेस्ट में, सेकंड नंबर पे आता है एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा, और पांचवें नंबर पे आता है आपका क्या, पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, है ना, टोटल एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि परसेंट की दृष्टि से देखें तो नंबर 1 पे है हमारा कौन सा, मिजोरम। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश एरिया वाइज भी है और परसेंट वाइज भी है। थर्ड नंबर पे मेघालय, फोर्थ नंबर पे मणिपुर, और फिफ्थ नंबर पे जो है आपका नागालैंड है। तो जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, याद रखिएगा परसेंट वाइज ये क्या है, फॉरेस्ट के मामले में हाई है सबसे ज्यादा। अगर फॉरेस्ट परसेंट वाइज पूछेगा तो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखिएगा आप, है ना। इसके अलावा 17 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जिनका फॉरेस्ट एरिया जो है 33% से ज्यादा है ना। और उसमें पांच तो ऐसे हैं, पांच स्टेट तो ऐसे हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और मेघालय, जिनका परसेंट एरिया 75% से भी ज्यादा है। मतलब 25% में लैंड है इनका नॉर्मल रहने का, बाकी 75% में क्या है दोस्तों, फॉरेस्ट है। आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए, है ना। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के बेसिकली। और 12 ऐसे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं जो कि बेसिकली 33% से इनका ज्यादा है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेशनल बाम्बू मिशन, राष्ट्रीय बाम्बू यानी बांस मिशन कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा ये 2006-2007 में शुरू हुआ बेसिकली, है ना। इसके बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। 2006-2007 में चालू हुआ था, सेंट्रल की ये स्पॉन्सर स्कीम थी बेसिकली, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे चालू किया था। इसका मेन मोटो था ग्रोथ इन बाम्बू सेक्टर, क्योंकि बाम्बू सेक्टर में ग्रोथ लाना, और जाहिर सी बात है जैसे जैसे ग्रोथ लाएंगे तो वैसे वैसे इकोनॉमी बढ़ेगी बाम्बू की, है ना। तो ये चीज थी। इसके अलावा बाम्बू डेवलपमेंट में जो प्रोग्राम थे इसके अंदर क्या था, पहला प्रोग्राम था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, दूसरा प्लांटेशन डेवलपमेंट किया जाए, थर्ड था हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट किया जाए, फोर्थ था मार्केटिंग की जाए बाम्बू के प्रोडक्ट्स की, और है ना। तो चार इसके मेन मोटो थे कि रिसर्च के और डेवलपमेंट हो, प्लांटेशन अच्छे से हो, हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं बाम्बू से, है ना, बॉटल बनाना या टूथ
ब्रश बनाना, बहुत सारी चीजें मतलब हम हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, और मार्केटिंग। कुल मिला के इतना सारा मोटो यहाँ पर था, है ना। इसके साथ साथ राइसिंग इन हाई यील्डिंग बाम्बू प्लांटेशन ऑन कमर्शियल बेसिस पे हमें क्या करना था, बाम्बू करना था, क्योंकि नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी हम क्या कर रहे थे, बाम्बू लगाने की वो कर रहे थे। इसके अलावा रिजुविनेशन ऑफ सेनाइल बाम्बू प्लांटेशन, तो बेसिकली ये पूरा बाम्बू का जो था उस पे डिपेंड करता था कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाए, इसको इसका रिजुवेनेशन कर पाए, यानी इसका पुनर्रुधन कर पाए जिन एरिया में कम हो गया। साथ में जो पेस्ट है, डिसीज है, उनको क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए बाम्बू में, है ना। साथ में नेशनल बाम्बू मिशन जो था वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से मिलता जुलता था बेसिकली। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि नेशनल बाम्बू मिशन किससे मिलता जुलता था, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से मिलता जुलता था। इसके अलावा अपेक्स लेवल पे अगर देखिए तो नेशनल अपेक्स कमेटी बनाई गई, जो कि आपका किसमें अंडर, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बनाई गई इसके लिए कमेटी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में वन विद्यालय की स्थापना कब की गई। तो वन विद्यालय यहाँ पर कब खोला गया, तो ध्यान रखिएगा 78 में 1878 में 1878 में खोला गया था देहरादून में। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, इट्स फर्स्ट स्कूल established in 1878। चलिए, इसी प्रकार इसका पहले नाम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसका पहले जो नाम, वो क्या नाम था, पहले इसका जो नाम था बेसिकली क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑलरेडी मैं बताया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आया वो आपका 1906 में स्टेब्लिश हुआ बेसिकली देखा जाए तो, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको और क्लियरिटी रहे इसमें, और इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अलावा इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, एंड कॉलेज। और जाहिर सी बात है, इसमें अलग अलग कंट्री के जो ट्रेनिंग ऑफिसर थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते थे, फॉरेस्ट रेंजर जो थे, है ना। उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन आपका क्या आया, 1988 में आ गया बेसिकली, है ना। और वो फिर क्या करने लगा, इस इंस्टीट्यूट को इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया, है ना। और बाकी जाहिर सी बात है, ये चीजें इसमें देखने को मिली हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी स्टार्टेड इन, तो राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में शुरू हुई, तो याद रखिएगा 1988, यहाँ पे जो ऑप्शन है फिलहाल उस हिसाब से, है ना, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन ऐसे हैं, तो 1988 यहाँ पर जो है ऑप्शन है, तो हम उसके हिसाब से इस पे टिक करेंगे। तो याद रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी स्कीम क्यों लाई गई थी, कि भाई मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ नेशनल ज्योग्राफिकल एरिया जो हो फॉरेस्ट कवर में आए। तो इसमें मेन मोटो यही था कि 1/3 यानी 33% हमारा क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 33% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया था। इसके साथ साथ पहला जो नेशनल पॉलिसी आई थी 1952, है ना, इंडिपेंडेंस के बाद की फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1952, याद रखिएगा, आजादी के बाद की, है ना। इसके अलावा सेकेंड एडिशन आया 1988 में, जो ऑप्शन के हिसाब से हमने यहाँ पर सही किया, है ना। इसके अलावा इसका मेन एम था क्या, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। हिंदी में कहें तो भैया मेन मोटो था कि एनवायरमेंट को स्टेबल करके चलना है, जो भी पेड़ काटे गए हैं या कम हुए हैं उनको हमें बढ़ाना है, रिजर्व करके चलना है, ये चीजें इसके अंदर थी। इसके अलावा 1988 वाली को रिप्लेस करके नया ड्राफ्ट लाया गया 2018 में, है ना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 2018, और ये मार्च 2018 में लॉन्च की गई बेसिकली, नया फॉरेस्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट बेसिकली, है ना। और इसमें क्या फोकस था, इंटरनेशनल चैलेंज जो है क्लाइमेट चेंज को लेके, उस पर ज्यादा फोकस किया गया, कि बाहरी जो चैलेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, है ना, उस पर यहाँ पर फोकस किया गया। और जाहिर सी बात है, ये ड्राफ्ट पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जो है वो अभी क्या है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला भी, तो इसको भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र यादव, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिएगा 72 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट CFRI, ये है देहरादून में। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अभी फिलहाल किसका है? मध्य प्रदेश का है, एरिया वाइज याद रखिएगा। इसके अलावा लीस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है अभी किसका है? हरियाणा का है। सबसे कम अगर एरिया वाइज देखेंगे किसका है? हरियाणा का है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी थीम भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2019 से लेके 2022 तक की थीम मैंने आपको डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में, तो वो लेक्चर भी देखिएगा आप, तो आपको और क्लियर होगा, है ना। 21 मार्च याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। होपफुली आपने एंजॉय किया हो लेक्चर, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। साथ में आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरा कोर्स चल रहा है जिसमें अभी बहुत ही ज्यादा ऑफ चल रहा है, वो भी आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। 3599 में कंप्लीट फॉरेस्ट सर्विस का कोर्स चल रहा है। जी हाँ, फॉरेस्ट सर्विस मेंस का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपका फॉरेस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, टेस्ट सीरीज, एमपीजी के, आईटी टेक्नोलॉजी, इतने सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी अंडर द गाइडेंस ऑफ बहुत सारी फैकल्टी के द्वारा। तो जाइए और अभी ऑफर का लुफ्त उठाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।